नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत कर रहे हैं एक दर्दनाक खबर से। धनबाद के आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट में भीषण आग की खबर सामने आ रही है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से आ रही है। आपको बता दें, एक धनबाद के आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। ये आधिकारिक आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि वहां शादी का समारोह था और घर पर गैस सिलेंडर फटने से ये भयावह आग लगी और ये भयानक हादसा हुआ। 14 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है, जिनमें ऐसे बताया जा रहा है कि बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। संदीप कुमार, डीसी धनबाद, क्या बोल रहे हैं इस पूरे मामले में, ये आपको सुनाते हैं। अभी जस्ट हम लोगों का पहला जो इमीडिएट फोकस था कि सारी बॉडी जो फायर अफेक्टेड एरिया है या सारे लोग जो फायर अफेक्टेड एरियाज में हैं वो बाहर आए, वो भी सब हो गया है। फाइनल कॉम्बिंग के लिए फायर डिपार्टमेंट की टीम, पुलिस की टीम और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम वहाँ फ्लैट्स पर है। वो यहाँ जैसा लोग बता रहे हैं कि शायद कोई पूजा वगैरह हो रही थी उसकी वजह से, लेकिन अगेन वो अभी कुछ उसके बारे में कहना मुश्किल है। आग पे काबू पा लिया गया? हाँ, अभी फायर वहाँ स्प्रेड होने का उस तरह का इशू नहीं है। आग से अब फर्दर कोई वहाँ पर उसके बढ़ने का या फैलने का खतरा नहीं है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या अपडेट्स हैं वहां से, क्या आपको अपडेट्स मिल रहे हैं? गीता, इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। ये आग लगने की घटना धनबाद के जोरा फाटक के पास में ये 10 मंजिला आशीर्वाद ट्विन टावर है, जहां आज करीब 6:30 बजे के करीब ये आग जो है, पहले एक दिया दिया गिरने से जो आग लगी, उसी से वहां पर जो कुछ सिलेंडर रखा हुआ था वो सिलेंडर फटा है, जिसमें अभी तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें 10 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 बुजुर्ग शामिल हैं। लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि करीब 20 से अधिक लोग जो हैं, उन्हें जो घायल हैं, जिन्हें काफी कई लोग इसमें काफी बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं, उनको फिलहाल उनका उपचार जो है स्थानीय अस्पताल, कुछ निजी अस्पताल और कुछ सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन कुछ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। और घटना के बारे में बताया जा रहा था कि एक वहां पर 4th फ्लोर पर सुबोध लाल हैं, उनका फ्लैट है, उन्हीं की बेटी की शादी थी और शादी के लिए जो है दुल्हन तैयार होकर भी चली गई थी और घर में बच्चे, महिलाएं और बच्चे तैयार होकर निकलने वाले थे, तब वे आग में गिर गए, जिसके कारण मृतकों की संख्या इतनी बड़ी है। ये आग जो है दूसरे फ्लोर पे पहले लगी थी, जहां पर एक पंकज अग्रवाल का फ्लैट है और उसी में शाम में जो पूजा हो रही थी, दिया प्रज्वलित किया गया था, उसी से एक बच्चे ने दिया नीचे गिरा दिया, जिससे कि पहले कारपेट में आग लगी और तब तक उस घर के लोग निकल गए थे। लेकिन आग की लपटें जो निकलने लगी, उससे सिलेंडर में आग लगा और जिसके कारण जो है ऊपर के मंजिल के लोग इस तरीके से जो नीचे उतर रहे थे, वो इतनी बुरी तरीके से झुलसकर उनकी मौत हुई। गीता जी मनीष, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर दुख जताया है इस पूरे हादसे पर और कहा है कि प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। क्या आग पर फिलहाल काबू पाया गया है? गीता, जैसे कि मैंने बताया कि अब आपने डीसी के बाइक में भी सुना है कि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब तक आग पर काबू पाया जाता, और क्योंकि 5वें मंजिल तक ये आग फैल चुका था, तो जो लोग 5वें, 4थे, 3रे मंजिल पर थी, ये आग जो है दूसरे मंजिल से ऊपर की ओर गया है और जिसके कारण इतनी अधिक संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं या इसमें मौत भी हुई है और इतनी बुरी तरीके से लोग घायल भी हुए हैं। गीता, मनीष, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इसमें बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। निश्चित रूप से जो अभी तक की जो डेड बॉडीज के बेसिस पे जो आइडेंटिफाई हुआ है, उसमें 10 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 बुजुर्ग हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो घायल लोग हैं, उनमें और भी अधिक बच्चों की संख्या शामिल है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि फिलहाल उनका इलाज को प्राथमिकता दी जा रही है। नाम और उनके आइडेंटिफिकेशन को उतना ज्यादा अभी
इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों को बचाना जो है, उनको जितना ज्यादा मेडिकल एड दिया जा सके वो उनके लिए अभी फिलहाल जो है वो अधिक प्रायोरिटी रखता है। गीता। मनीष, ऐसे भी हम खबरें देख रहे थे कि इसमें आ रही थी कि जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंची है उन लोगों के भी झुलसने की खबर सामने आ रही है। क्या ये वाकई में ऐसा हुआ है कि रेस्क्यू करने वाले भी इसमें झुलस गए हैं? हाँ, कुछ लोगों के झुलसने की खबर है, लेकिन हाँ, चूंकि ये आग इतना तेज फैला हुआ था, आपने विजुअल में भी देखा होगा कि आग की लपटें जिस तरीके से फैली हुई थी, उसमें जो शुरू में जो फायर टेंडर की जो गाड़ियां आई थी, जो लोग कर्मचारी थे, उनमें कुछ लोगों को जो है आग की लपटें लगी हैं, लेकिन फिलहाल किसी को एडमिट नहीं कराया गया। गीता। मनीष, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, धनबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट में भीषण आग लगने से अभी तक आधिकारिक तौर पर जो बताया जा रहा है 14 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें बच्चे और बड़े भी शामिल हैं। हालांकि हमारे सहयोगी मनीष बता रहे थे कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पूरी घटना पर शोक जताया है और उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है और उनकी नजर इस घटना पर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। चैट जीपीटी की आजकल काफी चर्चा हो रही है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लॉन्च होते ही वायरल हो गया है, क्योंकि ये परीक्षाओं से जुड़े कोई भी जटिल से जटिल सवालों के आसानी से जवाब दे रहा है। इसे लेकर बेंगलुरु में बहस चल रही है कि इस पर बैन लगाया जाए या फिर नहीं। बेंगलुरु में शिक्षकों का क्या कहना है, देखिए निहाल किदवई की इस रिपोर्ट में। चैट जीपीटी एक ऐसा ऐप है जो लॉन्च होते ही वायरल हो गया। सवाल परीक्षा से जुड़े किसी कॉम्प्लेक्स जोड़ भाग का हो या फिर किसी और विषय का, बस सवाल पूछिए और जवाब हाजिर। Everything, child chapter and all that. It also states the limitations. Have you seen it also? I think it will be more threat to the upcoming generation who are in the learning phase. That's what I'm telling you. Na, my sister has to wrote a story. She used this app There is about to use like it in a blog screen. also. About the app, they're giving out every single information. Even they have placed the codings. छात्रों को भले ही ये ऐप रास आ रहा हो, लेकिन शिक्षकों को इस पर रिजर्वेशन है। उन्हें लगता है कि इस तरह के जितने भी ऐप हैं, वो छात्रों को मानसिक तौर पर विकसित होने से रोकते हैं। मनुष्य में अपने अपने ढंग से सोचने की अद्भुत क्षमता होती है और किसी काम को करने की भी। सभी लोग अलग अलग ढंग से सोचते हैं और ये उनकी नेचुरल प्रतिभा है। चैट जीपीटी जैसे ऐप इसमें बाधा बन सकते हैं। यानी शिक्षक चाहते हैं कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो कि छात्रों को ऐप इस्तेमाल की इजाजत दी जाए या नहीं। नेयोनिका मुखर्जी मास कम्युनिकेशन की छात्रा है। चैट जीपीटी उन्हें बहुत पसंद है और उनके दोस्तों को भी। चैट जीपीटी का मकसद था टू मेक ह्यूमन लाइव्स इजियर, टू गिव अ वन स्टॉप सोल्यूशन वेयर दे डोंट हैव टू गो एंड ब्राउज इन डिफरेंट वेबसाइट्स। दैट वाज द मकसद, बट पीपल बीइंग पीपल, द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज टू रिजोर्ट फॉर समथिंग इजियर टू मेक लाइफ इजियर। सो हाँ, सीखना लिमिटेड हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम लाइफ शायद थोड़ी इजी हो जाएगी। हाल ही में फ्रांस विश्वविद्यालय ने चैट जीपीटी को बैन किया। सवाल सिर्फ चैट जीपीटी का ही नहीं है। गणित, विज्ञान और दूसरे विषयों से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए बड़ी संख्या में ऐप है। क्या इन सबको विश्वविद्यालयों और स्कूलों में प्रतिबंधित करना चाहिए? I think banning is not going to help because at the end of the day, the students want to use. देखिए, प्रतिबंध लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि बेहतर होगा कि इस तकनीक का मौजूदा परिस्थिति में किस तरह से छात्र भी इस्तेमाल कर सके, इस पर हमें काम करना चाहिए। University to access their capability. तकनीक का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, ये आपको तय करना है। छात्रों को यह समझाने की कोशिश हो रही है कि जीवन में बड़े लक्ष्य शॉर्टकट मेथड से हासिल नहीं किए जा सकते। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।
वहीं एक तरफ जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका आमने सामने है, तो वहीं अदालतों में केसों का अंबार लगता जा रहा है। इस तनातनी में आम लोगों का क्या हाल है, देखिए आशीष भागवत की इस रिपोर्ट में। कोलकाता से सुप्रीम कोर्ट आए सुरेश ठाकुर को देखकर उनसे बात करने का मन हुआ। जिस तरह से वो कागजात में उलझे थे, लगा कि वो एक वकील हैं। सोचा बात करके देखते हैं, तो पता चला वो वकील नहीं बल्कि वादी हैं। लेकिन 42 साल के अदालती चक्करों ने उन्हें सारे कानूनी दांव पे सिखा दिए। कि टोटल जो है सो आज 42 साल लगभग से केस चल रहा है, लेकिन पहले यह केस जो है लड़ रहा था यूनियन, हमारे तरफ से पहले यूनियन लड़ रहा था। सरकार और कोर्ट पर यही आशा रखते हैं कि जल्दी विचार होता तो सच्चाई विचार आता। इतना देर होने से मनुष्य को तो अपना जीवन, सारा जीवन लड़ते ही चला जाता है, विचार तो कभी जीवन में मिला ही नहीं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का ये उल्लंघन होता है। सुरेश ठाकुर जैसे लाखों लोग हैं जो अदालतों में अपने केसों का इंतजार कर रहे हैं। इधर जजों की नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव चल रहा है। हालत ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में 34 में से 27 जज काम कर रहे हैं। 25 हाई कोर्ट में कुल 1108 जजों में 339 कम हैं, जबकि निचली अदालतों में रिक्तियों की संख्या 5000 तक पहुंच रही है। कुल लंबित केस 5 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं। Today, the total numbers of pendency of cases in our country is around 4 crore 90 lakh. देश में लंबित पड़े मामलों की संख्या 4 करोड़ 90 लाख है। ये बहुत बड़ी तादाद है। लंबित मामलों का मतलब है इंसाफ में देरी। इंसाफ में देरी का मतलब है इंसाफ से वंचित होना। Pendency means delay of justice. Delaying of justice is denying of justice. वहीं सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम देश का कानून है, उसका पालन करना होगा। सरकार चाहे तो नया कानून ला सकती है। जो इनका कॉलेजियम सिस्टम है उसके खिलाफ भी मेरा बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्शन है। मैं चाहता हूं कि उनमें पारदर्शिता आए और वो एक सिस्टम ब्रॉड बेस बनाए। लेकिन ये मतलब नहीं है कि उनसे इनसे ले लिया जाए, रहेगा उन्हीं के पास, उनसे सही तरीके से करवाया जाए। या तो वो खुद करें या सरकार कानून बनवा के उनसे करवाए, लेकिन अपॉइंटमेंट कॉलेजियम के द्वारा ही होना चाहिए। बहरहाल इस मुद्दे पर दो संवैधानिक संस्थाएं आमने सामने हैं और नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच टकराव चल रहा है, उससे एक बात साफ है कि एनजेसी को रद्द करने के बाद शुरू हुई ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार दो संस्थाओं के बीच में इस लड़ाई में सुरेश ठाकुर जैसे लोग कब तक पिसते रहेंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की हालत तो आपको याद होगी। आज जब वो शहरों को लौट चुके हैं तो कईयों की हालत बदतर हुई है। क्या हालत है उनकी, बता रही हैं पूजा भारद्वाज अपनी इस रिपोर्ट में। 60 साल के मोहम्मद जुबैर बीते 38 सालों से मायानगरी में दिहाड़ी मजदूरी कर पेट पाल रहे हैं। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में अपने गांव गए, लौटे तो जहां मजदूरी करते थे वो कारखाना बंद हो चुका था। महीनों काम ढूंढते रहे, अब सिलाई सीख रहे हैं। 9 सदस्यों का परिवार है, कमाई आधी हो चुकी है। बहुत बेकार जो पहले कंडीशन थी वो कंडीशन नहीं है। न मार्केट में काम है और न जेब में पैसा है। 5000 का हफ्ता उठाते थे। हफ्ता उठाते थे। हफ्ता ठीक है। अब उनकी एक कंडीशन हो गई कि 2000, 2200, 1800 एकदम आधा हो गया। हम लोग के गांव में जो है ऊंचा हार में कम से कम 50 लड़के थे जो गए हैं फिर वापस नहीं आए। अभी तक वहीं पे कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। कम जो भी बजट आवे वो थोड़ा बेहतर रहे कि हर आदमी के लिए थोड़ा आसान हो जावे। अब हम लोग जो धागा लाते थे 10 रुपए का, आज इसकी कीमत धागे के 12 रुपए है। यूपी के रफत बीते 16 सालों से मुंबई में है। चमड़ा कारखाने में काम करते थे, कोरोना काल ने नौकरी छीनी, अब ये भी सिलाई सीख रहे हैं। ऐसे कई और मजदूरों की यही कहानी है। बाहर ढूंढने पर काम नहीं, इसलिए नई स्किल सीख परिवार का पेट पाल रहे हैं। आप क्या करते थे काम? पहले तो मैं ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर था, चल ही नहीं रहा था कुछ। हाँ, फिर भामला फाउंडेशन वाले ने मुझे ये करके दिया है सिलेबस, उसी में थोड़ा अब चल रहा है। तो आपको ये सीखना पड़ा? मुझे हाँ सीखे, 6-7 महीना सीखने में लगा। अब थोड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा है। कमाई हो जा रही है? कमाई हो रही है। तो जितना ड्राइविंग के टाइम पे कमा पाते थे उतना कमा ले रहे हैं? उतना ही कमा रहे हैं। लॉकडाउन में तो बहुत बेकार था और अभी से मतलब 50% थोड़ा ठीक हूँ मैम, कि अभी इतना कमा रहा हूँ कि घर का खर्चा चल रहा है मैडम। तो लेकिन पेशा आपने बदल लिया ना, पहले आप क्या करते थे, अब क्या कर रहे हैं? पहले मैं ड्राइव करता था,
ड्राइविंग का काम करता था। फिर वहाँ से आया, जब लॉकडाउन से वापस गांव से लौटा तब मैं डिलीवरी मारता था। फिर जो मिलता था वो मैं काम करता था। नहीं जाते हैं तो मिलता है काम? नहीं मिलता मैडम, इसके लिए मैं होम डिलीवरी मार रहा हूँ ना मैम। 5,000 रुपये हफ्ता निकलता था। अभी ये 2023 आ गया है, उससे बदतर हो गया इसमें। अब कितना आप लोग कमा पा रहे हैं? इसमें तो बस मुश्किल से मुश्किल निकल पा रहा, तो बस 3,000 2,000 2,500 निकल रहा है बस हफ्ते में। अब इसमें तो या हम खाएं या घर भेजें, या कि बच्चे उसमें खाएं, ना काम चल रहा है, बस खाली बैठे हुए। आज 2 महीना हो गया, काम चल नहीं रहा, खाली बस बैठे हुए हैं बस। मतलब अभी हम लोग भाड़े वाले हैं, तो भाड़े पे जहाँ जा रहे हैं उनको भी चाहिए सब कुछ। मतलब रेंट थोड़ा भी, रेंट में जैसे वो कमी आ जाए। ये खाने की चीज़ों पे टैक्स है, बिजली की दरें इतनी महंगी हैं, इन पे सब पे किया जाए। एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी में 12 से 13 हजार स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट्स थी। कोविड के बाद 2 से 2,500 हजार यूनिट्स बंद हुई हैं, जिससे प्रभावित ऐसे कई मजदूरों की मदद कर रहे भामला फाउंडेशन का कहना है कि अगर सरकार हाथ बढ़ाए तो ऐसे मजदूरों की जिंदगी आसान हो सकती है। हर घर में इंडस्ट्रियल थी, वो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई क्योंकि काम आना बंद हो गया मार्केट से। जब मार्केट से काम आना बंद हो गया तो सारे लेबर्स परेशान थे। तो हम जैसे एनजीओ ने, भामला फाउंडेशन आपको पता है कि बहुत माइक्रो लेवल पे काम करता है, हमने यहाँ पर एक इंडस्ट्री सेटअप किया। हमने एक 8 मशीन दी इनको। 8 मशीन में आज 16 लेबर्स काम करते हैं, एक कटिंग मास्टर है, ओवरलॉक की मशीन है। तो इनको एक रोज़गार की हमने एक ज़रिया बनाया था। ऐसा हम चाहेंगे कि सरकार हमें ऐसे लोन्स दे हमें, और कम इंटरेस्ट पे लोन दे, ताकि हम बड़ी इंडस्ट्री सेट करें। और जो लेबर्स बाहर आज भी जो आने के लिए जिनके मन में है कि हम वापस मुंबई आएँ काम करें, और जो काफ़ी टैलेंटेड है, आज हर कारीगर जो यहाँ पर काम कर रहा है वो कोई सिलाई में टैलेंटेड है, कोई कारपेंटर का जॉब अच्छा है, तो वो सारा टैलेंट एक साथ आए, मुंबई को आगे ले जाए। और धारावी जो एक माना जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है, तो इसमें टैलेंट भी काफ़ी छुपा हुआ है। उन लेबर्स को हम एक्सप्लोर करें ताकि उनका घर भी चले, उनको अच्छी लाइफ मिले, उनकी फैमिलीज़ भी अच्छी तरह चले। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। जैसे आपने ये यूनिट देखा, ऐसे करीब 2-2,500 हजार यूनिट्स बंद हो चुके हैं, और ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स करके हमने 15 यूनिट शुरू किए धारावी में। जगह की कमी, बिजली, रेंट, महंगा ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की वजह से कई छोटी औद्योगिक इकाइयां या तो बंद हो गई हैं या मुंबई से दूर नवी मुंबई, ठाणे, पालघर जाने पर मजबूर हुई हैं। ऐसे में आर्थिक राजधानी में इनके लिए घटते काम के बीच गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। बजट पेश होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। युवाओं को इस बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं, देखिए हमारे सहयोगी वेदांत की इस रिपोर्ट में। लखनऊ में सिविल सर्विसेज के उम्मीदवार यहां अपनी पढ़ाई में जुटे हैं। आने वाले बजट से इन्हें ये उम्मीद है कि वो इनके लिए अच्छे मौके लाएगा। 24 साल के आदेश प्रताप यूपीएससी के अनिच्छुक उम्मीदवार हैं। उनका सपना था सुरक्षा क्षेत्र में काम करने का, लेकिन नौकरियों की कमी की वजह से उन्हें अपना सपना छोड़ना पड़ा। देख रहा हूँ हर साल बर साल ये होता जा रहा है कि वैकेंसी जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो कम होती जा रही हैं। तो इसलिए हम लोग के छात्रों के मन में निराशा है। सरकार को हमारी जो पद खाली पड़े हुए हैं, जिन पर वैकेंसियां नहीं होती हैं, जैसे कि हम देखें रेलवे, अदर पीएसयूज हो गए या फिर बाकी गवर्नमेंट पोस्ट हो गई, तो उनमें सुधार करे जाएं ताकि वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा भर पाई जाए। शहर के दूसरे हिस्से में एक छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं। 28 साल के आमेंद्र की भी यही कहानी है। वो इंजीनियरिंग सेवा में होते अगर रेलवे क्षेत्र ने इंजीनियरों की नौकरियां वापस ना ली होती। 3-4 लाख रुपए मतलब कोचिंग को फीस दिए और प्रिपरेशन की 1 साल तक, और फिर क्या हुआ कि वैकेंसी खत्म हो गई और रेलवे की तरफ कोई फोकस ही नहीं। तो हम लोग को थोड़ा घर पे आके बहुत बुरा लग रहा था कि पैसा भी चला गया और लॉकडाउन लग गया। अब तो आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम जॉब ढूंढने लगे, क्योंकि लॉकडाउन था तो ऑनलाइन ही ढूंढ रहे थे जॉब, कहीं मिल जाए 2-4-5 हजार की। फिर हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की करना, और फ्रीलांसिंग करते रहे। तो लॉकडाउन में फिर 1 साल पूरा ऐसे ही चला गया लॉकडाउन में। तो हम फ्रीलांसिंग करते गए और धीरे धीरे करके उसमें ग्रोथ की हमने। मतलब सपना था कि बीटेक करने के बाद इसी सेक्टर में रहेंगे, इंजीनियरिंग सर्विस में जाएंगे। जब ओवरऑल उसकी वैकेंसी कंपेयर की तो ऑल ओवर इंडिया 20 से 30 वैकेंसी अभी भी जो आती हैं, 20 से 30 वैकेंसी है मैकेनिकल से। गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि हम लोग डिफेंस के सेक्टर में और जो इसरो है इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर यही है हम लोगों का। जो हम नई टेक्नोलॉजी, जितना ज्यादा हम टेक्निकल बैकग्राउंड में जितना ज्यादा हम आगे होंगे, क्योंकि डिमांड सबसे ज्यादा फ्यूचर में टेक्निकल चीजों की रहेगी। सूत्रों का कहना है कि इस साल के बजट में जोर स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी नौकरियों पर होगा। लेकिन नौजवान
अस्थायी या गिग कर्मियों के तौर पर काम नहीं करना चाहते। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस समय सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स उस लेवल पे नहीं क्रिएट हो सकती हैं। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। सर गिग इकोनॉमी में हम लोग ने ज़्यादातर देखा है कि उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दे आर ट्रीटेड लाइक दे आर लेबर। मेरे हिसाब से कि हम लोगों को टेक्निकल सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा जो भी करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। एक तरफ सरकार की चाह ये है कि यंग बिजनेसमैन और गिग वर्कर्स को लोन्स के थ्रू सपोर्ट किया जाए, और दूसरी तरफ जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी ये मांग है कि इन्वेस्टमेंट टेक इनोवेशन में हो और नई जॉब्स क्रिएट करी जाएं। लखनऊ में अपने कैमरा सहयोगी विनीत के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया।